आज लगभग 10 से 12 लाख लोग आस लगाए बैठे हैं। अगर भर्ती पूरी हो जाती है तो कम से कम 10 से 12 लाख परिवार, 10 से 12 लाख लोग का भरण पालन भी होने लगेगा इससे। साथियों, सबसे बड़ी बात है, सरकार ने उस समय कुछ नहीं सोचा हम लोगों के लिए और एकाएक अग्निपथ योजना लाकर हमारे सर पे थोप दिया। हमने इसके लिए कम से कम 4 साल 5 साल तपस्या किया था, तब जाकर हमारा दौर मेडिकल क्लियर हुआ था। ये लोग पानी से नहाते हैं, लेकिन हम लोग पसीने से नहाकर अपना दौर मेडिकल क्लियर किया था। सुबह 3 बजे भोर में, या ठंडा हो या गर्मी, रोज का रोज 365 दिन हम लोग फील्ड पे जाते हैं और लगभग 1.5 लाख युवा, लगभग 10 से 12 लाख युवाओं में से 1.5 लाख युवा चयनित हुए थे और इन लोगों का 90% प्रोसीजर हो गया था, केवल बस ज्वाइनिंग बाकी था। हर तरह से मेहनत करने के बाद भी इन्हें सफलता नहीं दी गई। अगर हम लोगों को ज्वाइन करा दिया गया रहता तो आज हमारे अकाउंट में लगभग 10 से 12 लाख रुपए अकाउंट में रहता सभी बच्चों के। हर लड़का आज दुखी है, हर लड़का आज दर की ठोकरें खा रहा है, केवल पेंडिंग भर्ती की वजह से, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लगभग 2 साल से हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। 40 से 45 ज्ञापन दिया जा चुका है, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। हमने क्या बिगाड़ा था मोदी जी का, जो हमारा पल भर में सारा चीज छीन लिया। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं इनसे, अपना हक मांग रहे हैं, हक जिसके लिए 7 से 8 साल तपस्या किया था और पल भर में इन लोगों ने छीन लिया हमारा तपस्या का फल। आज सब किसी के परिवार आस लगाकर बैठा है कि मेरा बेटा बैग लेकर निकला है और कुछ ना कुछ वहां से लेकर आएगा। लगभग 1.5 लाख परिवार का, मतलब हम सभी के माता पिता आस लगाए बैठा है कि हमारा बच्चा दिल्ली गया है तो वहां से कुछ ना कुछ लेकर आएगा। सभी किसी के मन में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी है कि अब कुछ हो सकता है। तो साथियों, मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि अगर जब भी आप सभी को बुलाई जाए, आप सभी हमेशा ऐसे ही, जिस संख्या में मतलब आप सभी यहां पे आए हैं, वैसे ही एक बार के बुलाहट में आप सभी यहां पे आ जाए, क्योंकि जब तक हम सभी एक आवाज नहीं बनेंगे तब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। हम सभी को ऐसे ही संगठित रहना पड़ेगा और एकजुट रहना पड़ेगा। हमारे पास लास्ट मौका है, ये इलेक्शन का समय, और सरकार को सुनना पड़ेगा। हम सभी संगठित रहेंगे तभी सरकार हमारी बात सुनेगी। आप सभी से निवेदन है, जब भी आप सभी को बुलाया जाए, आप सभी बेहिचक यहां पे प्रेजेंट रहेंगे। हाउ द जोश, भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद सभी भाइयों को। मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूं कि मेरा जन्म इस भारत जैसे देश में हुआ है। मेरा भारत देश बहुत प्यारा है और उस भारत देश में मैं वहां से हूं जिसने इस देश को इतने फौजी दिए हैं। शेखावाटी एरिया आप सब जानते होंगे, झुंझुनू को, और वो झुंझुनू हमारे मोदी साहब को तभी याद आता है जब वो रैली करने जाते हैं। एक घंटे के लिए याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं दिल्ली आके कि झुंझुनू भी कोई चीज है क्या। और जब भी मैं देखता हूं, मैं कोई मूवी नहीं देखता हूं तो बाघा और अटारी बॉर्डर पर जो लाइव परेड होती है ना, वो देखता हूं देश में। और जब वो देखते हैं हमारे बॉर्डर बीएसएफ के जवान उस पाकिस्तानी रेंजर की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं और अपनी मूंछों को ताव देते हैं, तो मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि मैं भी एक दिन जाके इन पाकिस्तानियों से लोहा लूंगा। और मेरे को सपने में भी यही आता है, कोई सपने में राजकुमारी नहीं आती है
मेरे सपने में आता है कि माँ मैं आज रात पाकिस्तानी से लड़ाई लड़ रहा था और मेरे को वो बंदी बना के ले गए, लेकिन मैं सबको मार के भाग के आ गया वहां से। और मेरे दादाजी फौज में थे, वो मेरे को यही कहानी सुनाते थे कि बेटा मैं ऐसे लड़ा था, वहां ऐसे लड़ा था पाकिस्तानी से। तो मैं ये सोचता था कि मैं भी दादाजी जाके उन पाकिस्तानियों से लड़ना ही है, और मैं आज भी मर मिटने लिए तैयार हूं। लेकिन ये सरकार हमारे बीच में आ रही है और आप सब यहाँ पे आए हैं ना, वो सब मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ मरने के लिए तैयार है, देश के लिए जान देने के लिए तैयार है आप। और कोई दुख नहीं होगा, हम इस भारत जैसे सुंदर देश के लिए अपने सीने पे गोली खा लेंगे। हमारे पूर्वजों ने भी बहुत शहादत दी है इस देश के लिए, और हम भगत सिंह को भी अपना आइडल मानते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। क्योंकि कोई माँ ऐसे नहीं चाहते परिवार वाले कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो, लेकिन ये लोग सोचते हैं वो गलत है कि आज भी भगत सिंह पैदा होते हैं और वो देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, जय हिंद। साथियों एक बार दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, वंदे, वर्दी दो या। आज हमारी आवाज अब धीरे धीरे बुलंद होने लगी है। जो एक छोटा सा संघर्ष हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, इस बार युवाओं की भीड़ भी यहाँ पे उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंची है। इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा, क्योंकि युवा पूरी तरह से टूट चुका था। और ये सब गरीब किसानों के बच्चे हैं जो इस सड़क पर संघर्ष नहीं कर सकते। और साथ का साथ मैं कर्नल साहब को बताना चाहूंगा कि ये सड़कों पे रहने की उम्र नहीं है, ये तैयारियां करने की या अपने माता पिता की अब जिम्मेदारियां उठाने की उम्र है। उस उम्र में आज ये युवा दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं। शाम को इनके खाने का पता नहीं रहता कि आज गुरुद्वारे में खाना मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये माता पिता से सिर्फ आने जाने का किराया ला पाने में ही सक्षम है। और कुछ युवा तो ऐसे हैं जो अब अपने माता पिता से किराया भी नहीं मांग सकते, क्योंकि इनके माता पिता ने अपनी जमीनें, अपने गहने गिरवी रख के इनको पढ़ाई करवाई थी। और आज ये सड़कों पे है युवा। तो आप विपक्ष में होने के नाते हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है आपसे, क्योंकि आज भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो आज विपक्ष में है। और हम चाहते हैं कि हमारा ये मुद्दा आप जैसे कमिटमेंट करते हो कि सड़क से संघर्ष तक, संसद तक उठाएंगे। और साथ का साथ एक छोटा सा कमिटमेंट आपसे हम और लेना चाहेंगे कि यदि कांग्रेस सरकार आती है तो हमारी पेंडिंग भर्तियां पूरी होगी या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें यहां से नहीं मिले और हमें सत्ता पलटनी पड़े, तो उसके लिए भी हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आज हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और कल और किसी के खिलाफ लड़ना पड़े। तो हम चाहते हैं आप हमें यह भी एक छोटा सा कमिटमेंट देके जाएं कि यदि आपकी सरकार आएगी तो पेंडिंग भर्ती के जो पीड़ित युवा है उनके आप साथ रहोगे, उनकी मांगे पूरी करोगे। और साथ का साथ में अभी तक हमने जो कोर्ट केस लगाया था, उस कोर्ट केस का जो फैसला आया था उसके खिलाफ वापस हमने रिव्यू पिटीशन नहीं लगवाया है। तो यदि आपका सहयोग हो और अच्छा कोई वकील हो तो इन बच्चों, सब बच्चे डॉक्यूमेंट्स यहां पर लेके पहुंचे हैं और वो रिव्यू
पिटीशन की भी वापस एक प्रक्रिया है जो भी हमें बताएं, और या किसी ऐसे वकील से मिलाएं जो इन बच्चों को शायद वापस कोर्ट में लड़के न्याय दिलवा सके, क्योंकि ये युवा अब जब यहाँ पर दिल्ली आए हैं तो ये अब मुझे नहीं लग रहा कि बार बार बुलाने पे फिर से आ जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आना मुश्किल है। तो एक बार इस बार इनको कुछ ना कुछ ऐसा आश्वासन या इनकी प्रक्रिया वापस चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, कैसे भी हो, शुरू होके और ये यहां से वापस जाएंगे तो जरूर अगली बार इससे डबल संख्या में युवा पहुंचेंगे कि पिछली बार जब हमारे साथी गए थे तो उनको कुछ ना कुछ मिला था। क्योंकि यहां पर अब ये युवा आए हैं तो कर्नल साहब ये सिर्फ एक धरना प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, इस बार ये कुछ ना कुछ यहां से लेके जाने के लिए आए हैं। आप यदि मेरी बात ये सच है तो दोनों हाथ खड़े करके कर्नल साहब को बताओगे कि हमें कुछ ना कुछ इस बार लेके जाना है। हम बार बार साथ का साथ बच्चे आपसे बोल नहीं पाते और मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे हमारे एक छोटे से कहने से मैं लगातार देख रहा हूं 3 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं, और इन बच्चों की ये पीड़ाएं देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि खास इन बच्चों को वर्दी मिल जाए। तो इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, तो साथ का साथ हम चाहेंगे कि आपकी पार्टी भी हमारे साथ पे बैठ के सड़क पे बैठ के संघर्ष करें, क्योंकि ये संघर्ष ये बच्चे तभी कर पाएंगे जब इनको कोई एक बड़ा सहयोग मिलेगा। क्योंकि आपकी पार्टी का पिछली बार जो सहयोग मिला तो हमारी बात नेशनल मीडिया तक पहुंची, और ये बात अब नेशनल मीडिया से हमें अपने हक दिलवाने तक पहुंचनी है, उसमें आपका पूरा सहयोग चाहिए होगा। जब आप इन बच्चों को इन युवाओं को हक दिलवा दोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस कर दूंगा कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो ये युवा रात दिन आपके लिए सड़कों पर उतरने को, इनके माता पिता सारे लोग उतरने को तैयार है। लेकिन इन युवाओं के कुछ समस्याएं हैं अभी दिल्ली में रहने के लिए। एक तो आप कोशिश करो कि हमें जंतर मंतर पर और परमिशन मिल जाए, वो चाहे 2 दिन बाद ही मिले, और एक बच्चों के कहीं पे रहने करने की खाने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि इन बच्चों को खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे खाने के लिए नहीं आए, ये यहाँ पे अपनी फौज की वर्दी वापस लेने के लिए आए हैं। तो आप सिर्फ रहने की कहीं एक हॉल की व्यवस्था हो जाए तो बच्चे दर दर की ठोकरें नहीं खाए इन दिल्ली की सड़कों पे। ओढ़ने की भी जरूरत नहीं, ओढ़ने की ये सब साथ में लेके आए हैं। कहीं खाली हॉल मिल जाए तो वहां पे रुक जाएंगे, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब भी परमिशन मिलेगी तो इस जंतर मंतर पर वापस अपने डेरे गाड़ देंगे। ये हम तैयारी करके आए हैं, तो ये सारी हो जाए तो एक बार मैं अब कर्नल साहब से निवेदन करूंगा कि आप इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और इन बच्चों को आगे की ऐसी राह बताएं जिनसे ये सफल हो सकें, और इनको जो इनकी मंजिल है वो मंजिल पा सकें, ये अपना हक ले सकें। क्योंकि अब ये युवा इतने टूट चुके हैं कि अगली बार ये इन सड़कों पर यहां नहीं भटक पाएंगे। ये बोल दिए। एक बार ये मीडिया वाले कुछ क्लिप लेना चाहते हैं तो दोनों हाथ खड़े करके जोरदार लगाएंगे। पेंडिंग भर्तियां, पेंडिंग भर्तियां, पेंडिंग भर्तियां, वर्दी दो या, वर्दी दो या, वर्दी दो या। इसी क्रम में मैं एक बार रेखा जी जो युवाओं के जोश के लिए पिछली बार भी काफी अच्छे शब्द बोले थे, और हमारे इस हक की लड़ाई में ये बिना बुलाए आए हैं, और मैं कहता हूं जिनका जमीर जिंदा होता है उनको बुलाने की जरूरत नहीं होती। ये एक नारी होते हुए आज आगे बढ़ के जंतर मंतर पर आए हैं, तो सभी जो ये मीडिया के माध्यम से आवाज पहुंच रही है उन सैकड़ों
जो हिजड़े हैं उन तक भी पहुंचा दो कि ये समय आ गया है आपके बाहर निकलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त की सुइयों को बदल के रख देता है, वक्त की सुइयों को बदल के रख देता है, बड़े बड़े तूफानों को कुचल के रख देता है, बड़े बड़े तूफानों को कुचल के रख देता है। यार वक्त की क्या बात करते हो, वक्त की क्या बात करते हो, युवाओं का जोश तो पूरा भूगोल बदल के रख देता है। आज आप सभी का जोश देखकर मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना हक लेकर रहेंगे। और साथ में मैं पहले भी आप लोगों से कह चुकी हूं कि अगर आप में जरा भी धैर्य है तो मुझे लगता है आपकी वो घड़ी आने वाली है और आपकी आवाज बनेंगे कर्नल रोहित सर, जो कि बहुत ही नेक दिल इंसान है और हमेशा से सेना और सैनिक की बातें उठाते आए हैं। आप लोगों से मैं पहले भी काफी देर बोल चुकी थी, ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से एक छोटा सा मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि पहले बताया था मैंने आप लोगों को कि एक सैनिक की बेटी हूं और सैनिक की पत्नी हूं और सैनिक की मां भी हूं। आप लोग कोई भी गलत कदम मत उठाना और अपने लिए संघर्ष करते रहना। नौकरी आज नहीं तो कल इस सरकार को देनी पड़ेगी और मोदी सरकार को आप लोगों के सामने अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। अभी मैं सुन रही थी कुछ युवाओं की पीड़ा, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि इन युवाओं की सांसें बंद होती नजर आ रही हैं, लेकिन आप लोगों को मैं आपकी बहन और मां समान आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप किसी भी परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना और अपनी नौकरी हासिल करके रहोगे, लेकिन आप धैर्य बनाकर रखना। आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। हेलो, आज आप सभी के बीच एक अंकल है जो बिहार से चल के आए हैं। ये अपना विचार आप सभी के बीच रखेंगे। हस्तिनापुर के इस पावन धरती पर जंतर मंतर पर उपस्थित देश के पूर्व सेना अधिकारीगण, आर्मी भर्ती से वंचित नौजवान साथियों, दोस्तों, यह जो आंदोलन आप लोग लेकर के आए हैं, वहां से लेकर आए हैं जो धरती से महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, बिहार के चंपारण भितिहरवा से। वही धरती है जो गोरेगाल वालों को सता उखाड़ दिया था। वहीं से जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन चलाए थे, जो 1977 में कांग्रेस पार्टी की सरकार धराशायी हो गई थी। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार मजदूर, किसान, गरीब के बच्चे जो सेना में जाते थे उनको हक अधिकार से वंचित कर रहा है और आपको आने वाला पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। यही यदि हालात रह गया तो गरीब मजदूर किसान के बेटा कभी तरक्की नहीं कर सकता है और सेना में कभी जो है भर्ती नहीं हो सकता है। यह बहुत बड़ा साजिश है देश के 90% गरीब तबके के लोगों को हक और अधिकार से वंचित रखने का। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब वही चंपारण आंदोलन गोरेगाल वालों को सत्ता से उखाड़ दिया था, वही आंदोलन 77 में कांग्रेस पार्टी को उखाड़ दिया था, तो यही आंदोलन आपको हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार को भी जड़ से उखाड़ दो, नहीं तो 90% गरीब मजदूर किसान को हक को ये मार करके रख देगा जुगों जुगों तक के लिए। अगर यदि आप लोग ये लड़ाई नहीं जीत पाए तो जुगों जुगों तक वंचित रह जाएंगे मजदूर और किसान के बेटे। यदि मोदी सरकार कहता है घर घर में आर्मी बना देंगे, घर घर में खुशहाली लाएंगे, तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जंतर मंतर के ऐतिहासिक मंच से, कि आप सांसद विधायक को भी संविधान में संशोधन करके नियम बना दो
कि 5 साल जो एमपी विधायक रह जाएगा और दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा। बनाओ कानून। अरे बड़े चुतर वाले लोग, तुम लोग 10 बार एमपी विधायक बन जाता है तो 10 पेंशन लेता है। मजदूर किसान के बेटा जो भारत माँ को देश सेवा करने के लिए शहीद होता है, मरने के लिए तैयार रहता है, उसको पेंशन बंद कर दिया, उसको सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी दे रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड का भी नौकरी कोई करता है तो 10 साल 15 साल 20 साल करता है। इसलिए मेरा आग्रह है ये नौजवान साथियों से कि किसी भी देश का ताकत वहाँ के नौजवानों में होता है। लोकतंत्र में असली ताकत जनता में होता है। यही यदि हालात रहा, ये केंद्र की सरकार नहीं झुकता है तो आने वाला 2024 में 1.5 लाख जो नौजवान साथी नौकरी से वंचित हैं, वो एकजुट होकर के घर घर प्रचार करो कि इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ देना है। जो गरीब विरोधी सरकार है उसकी सत्ता को उखाड़ देना है। केवल इन लोग ढकोसला करते हैं, नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर मजदूर और किसान गरीब तो आज भी वही को वही है। 76-77 साल आजादी के हो गया। ये बड़े चुतर वाले 5 साल एमपी विधायक बन जाते हैं तो अरबपति खरबपति बन जाते हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ लोग भूखा सोता है, मगर यही बड़े चुतर वालों के घरों में कुत्ते मटन और चिकन खाते हैं। करोड़ों करोड़ रुपए के कुत्ते पालते हैं। इनके सुरक्षा व्यवस्था में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि नौजवानों का आंदोलन भारत देश में जब जब हुआ है तब तक जो है बहुत बड़ा क्रांति हुआ है और परिवर्तन हुआ है। इसलिए लास्ट में हम आपको कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर के 24 के चुनाव में इस सरकार को जवाब देना है। या तो आप लोग को नौकरी दे या तो जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकना है जो है। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय नौजवान। भारत माता की वंदे वंदे। पूरा जोश में फौजी की तरह आओ द जोश। भारत माता की, भारत माता की। पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती। जय हिंद फौजियों। मैं आप सभी को फौजी कहकर संबोधित कर रहा हूं क्योंकि हम सब फौजी हैं। और देखिए, मैं आप सबको एक चीज दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मैम को और सर को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम सबको तो नौकरी मिलेगी, लेकिन जरा इनका सोचिए कि इनको क्या मिलने वाला है। इनको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी हमारे साथ खड़े हैं ये। तो मैं इन सबको सैल्यूट करता हूं। हमारी फौज में एक कल्चर होता है कि हम अपने अधिकारियों को, अपने से जो बड़े होते हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन अभी हमारी सरकार ने हमें वो अधिकार नहीं दिया है। तो मैं पैर छूकर इनका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज भी हैं ये। मैं इन पूर्वजों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार मुझे ध्यान से देखिए। अगर आप मेरी हाइट देखोगे तो मैं रामदेव सर के आधे में ही हूं, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि भाई मुझे फौज में जाना है। तो मैंने सोचा कि कैसे फौज में जा सकता हूं, क्या तरीका है। तो मुझे बताया कि इंडियन एयरफोर्स में हाइट में कोई बाहर नहीं होता है, बहुत कम हाइट लेते हैं, 152 ही लेते हैं। तो मैंने एयरफोर्स की तैयारी की। बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी, कहीं कभी कोचिंग नहीं की, घर की सुविधाएं भी बहुत कम थी और पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो घर पे ही तैयारी करके एक कल्पनीय काम मैंने किया। 6 बार एग्जाम दिया, 3 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर चौथी बार मेडिकल अनफिट, फिर से मेडिकल अनफिट। जब मैं मेडिकल अनफिट होने के बाद घर आता था तो घर में कुछ ऐसा माहौल होता था। मम्मी रोती थी, बहनें रोती थी, 2 बहनें थी, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कहा कि नहीं मम्मी, जाना है तो फौज में ही जाना है और इंडियन एयरफोर्स एग्जाम को क्वालिफाई भी करेंगे, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनको भी साथ दिया, उनको भी सहारा बना और खुद का भी। समय ऐसा था कि सब लोग सुबह जागते थे और मैं सुबह 6 बजे 5 बजे सोता था, पूरी रात पढ़ के। लेकिन हमारी सरकार, अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने बहुत
लोगों के विचार सुने और उन्होंने सेना के बारे में, सरकार के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक बात कहूँगा कि मैं पर्सनली उनका सम्मान करता हूँ, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बल्कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं उनको सम्मान देना ही पड़ेगा। उनके अपमान करने का मतलब है कि हम देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि व्यक्तिगत तौर पे, अगर मैं उनके व्यक्तिगत तौर पे देखूं तो उन्होंने कुछ काम ऐसे किए हैं कि जिनकी सराहना कोई भी नहीं करता है और वह बहुत ही बेकार काम हुए हैं। उनमें सबसे एक है कि हम लोगों का हक छीना है, उन्होंने अधिकार छीना है। क्या आप में से एक भी ऐसा है कि जिसको फौज के अलावा कोई और नौकरी मिले तो करेगा? बिल्कुल नहीं करोगे। हमको पैसा नहीं चाहिए। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैं सुबह से वेट कर रहा था कि देखते हैं क्या होता है इसमें। तो उसमें हमारे सेना जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि सेना का बजट कम करने के लिए ऐसा किया गया है। क्या हमने अपनी सेना से नौकरी के बदले कोई सैलरी मांगी? बिल्कुल नहीं मांगी। हमको कोई सैलरी नहीं चाहिए। हम उस सेना में जाना चाहते हैं कि हमने ऑपरेशन विजय में पाकिस्तान को सियाचिन के उस ग्लेशियर में उसको की औकात याद दिलाई थी, जहां 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारे पास कपड़े नहीं थे। हमारी सेना के पास कपड़े नहीं होने के बावजूद हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। 93,000 सैनिक जो कभी नहीं हुआ, हमने उनको बंदी बनाया और हमने दिखा दिया कि हमारी सेना में क्या जज्बा है। लेकिन हमारी सरकार अब हमसे वो अधिकार छीन रही है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जब तक हमसे हमारे शरीर में जान है, जब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस के अंदर यही सारी चीजें होती हैं जो कि हमारी सेना चाहती है। लेकिन दोस्तों, क्या रूस यूक्रेन से जीत पाया? नहीं जीत पाया। मैं दावा करता हूं कि यूक्रेन जैसे 10 देशों को भारतीय सेना के सामने खड़ा कर दीजिए, मैच एक दिन के अंदर अंदर घुटने पर लाके खड़ा कर देंगे हमारी सेना उनको। हमारी सेना में वो जुनून है, लेकिन हमारी सरकार हमारी इस बात को नहीं समझ रही है। वो हमारे जुनून को खत्म करने पे तुली हुई है। लेकिन कुछ भी हो जाए साथियों, हमें हार नहीं माननी है और समय का अभाव है, तो मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। एक बार फिर से जय हिंद फौजियों। साथियों, आप सभी के बीच कर्नल अनुज श्रीवास्तव साहब आएंगे और अपना बात रखेंगे। कर्नल अनुज श्रीवास्तव साहब। नमस्कार फौजी भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं फौज से सेवानिवृत्त हूं पिछले 10 साल से और मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में भर्ती था। मैंने कई जगह नौकरी की है और पराक्रम में किया है, कश्मीर में नौकरी की है। और मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी बात रखने के लिए आपके सामने। मुझे लगता है कि आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ आपको झेलना पड़ा है। आप लोग सब, मुझे पता है, क्योंकि फौजी भाई हमारे सारे बहुत दूर दूर इलाके से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। एक एक आदमी के साथ 4-4 लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो प्रोसेस कोविड की वजह से रुक गया था, वो अभी चालू करके आपको भर्ती मिले। और जो भी कार्रवाई है वो सरकार की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग की कार्रवाई करके जो है, आपकी कार्रवाई जो रुकी हुई थी उसको आप लोग संपन्न करें। और सरकार से दरखास्त है कि इस चीज़ को संपन्न करके आप लोग सबको न्याय मिले और आप लोग सबकी भर्ती की कार्रवाई पूरी की जाए। मेरे तरफ से मेरा पूरा सपोर्ट है आप लोग के लिए और मैं आशा करता हूं आप लोग को जल्दी जो है न्याय मिलेगा। मैं बड़े दूर से आया था। मुझे अशोक जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बार बार ये बोला कि सर आप आके बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और आपको सपोर्ट अपना जो है जाहिर करें। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग को ये न्याय मिले और जल्द से जल्द जो है आप लोग इस चीज़ को संपन्न करें
और आप फौज में भर्ती हों और देश की सेवा करें। बहुत बहुत बधाई आप सबको। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, जब से हमारी भर्ती रद्द हुई है तब से ना तो हमने कोई त्योहार मनाया है और ना कोई पर्व। साथियों, जब से हमारी भर्ती रद्द हुई है तब से हमने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। लगभग 1.5 लाख परिवार मुस्कुराना छोड़ दिया है जब से भर्ती रद्द हुई है तब से। अब थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी है, थोड़ा सा मुस्कुराहट हमारे चेहरों पे दिखने लगा है। लगभग साथियों 80 से 85 दिन हम लोग संघर्ष किए, तब जाकर थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी है। और हम सभी को एकजुट रहकर इस जंग को जीतना पड़ेगा। हम सभी को जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। अगर दूसरी बार जब भी आप सभी को बुलाई जाए, आप सभी बेहिचक यहां पे उपस्थित रहेंगे। साथियों, लगभग एक लड़का 3-4 भर्ती देखता है तब जाकर उसका भर्ती 4th-5वीं बार में क्लियर होता है। लगभग कोई मेडिकल में छटता है, कोई रिटर्न में छटता है, लेकिन इस बार इस भर्ती में हमारे 1.5 लाख साथी लगभग सारी प्रक्रिया पास कर ली थी। केवल ज्वाइनिंग बाकी था, वर्दी पहनना बाकी था। और सभी लड़के का मतलब 8000 ऐसे साथी थे जिन्होंने अपना डिस्पैच का टोटल सामान खरीद लिया था। उन्हें लगभग 4-5 दिन बाद डिस्पैच पे जाना था। और कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने अपना मतलब मिठाई वगैरह सारा चीज बंटवा दिया था कि अब तो हमारा भर्ती हो गया, अब हम ज्वाइन करेंगे। और इतना आस लगा लिया था कि सोच नहीं सकते हैं। उस आस को तोड़ा है इन्होंने। इस भर्ती के रद्द होने से लगभग 64 से 65 साथी आत्महत्या कर लिए। उसे मीडिया में भी दिखाया नहीं गया। और उस समय कुछ ऐसे साथी थे जो मतलब हर तरह से निर्दोष थे, उसके ऊपर भी FIR हुए। और सरकार से मैं ये भी गुजारिश करूंगा, सबसे पहले पेंडिंग भर्ती पूरी की जाए और दूसरी जिनके ऊपर FIR दर्ज है उस FIR को खत्म किया जाए। और तीसरा 6 लाख एयरफोर्स का रिजल्ट आने वाला था, उसे पेंडिंग रखा गया है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, उस रिजल्ट को जारी किया जाए। हमारी 3 मांगे हैं, ये तीनों मांगे पूरी की जाए जल्द से जल्द। सभी भाइयों को जय हिंद। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं झारखंड से गिरिडीह जिले से आया हूं और मैं अकेले नहीं, हर बार की तरह जितना धरना यहां पे हुआ है इस पेंडिंग भर्ती को लेके, हर एक बार झारखंड से गिरिडीह जिले से 22 बंदे 25 बंदे हर एक बार अपने हक की लड़ाई के लिए आगे रहे हैं। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये जब तक संघर्ष जारी रहेगा तब तक हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। क्योंकि हमारे पूरे खानदान, पूरे परिवार में फौज का खून दौड़ रहा है। हम लोग पीछे पैर हटाने वालों में से नहीं है, हम लोग कायर नहीं है। और मैं उन भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, जो अभी कोई कारणवश अपने घर से यहां पे नहीं आ पाए हैं, मैं उन भाइयों से अनुरोध करता हूं कि कृपया भाई यहां पे दिल्ली में आए और हम भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाएं और अपना हक लेकर रहें। और मैं बताना चाहता हूं कि जो ये भर्ती का प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया से सभी गुजरे हैं। कितना कष्टदायक होता है ये सभी भाई जानते हैं। और मैं ये जरूर मानता हूं कि ईश्वर अगर है तो ये जो हम लोगों का कष्ट जो हम लोग अभी झेल रहे हैं, उस चीज को ऊपर वाला भी देखेगा और हम लोगों का साथ देगा। तो मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं
कि पैर ना हटाएं पीछे, जब तक संघर्ष चलेगा हम लोग डट के खड़े रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। और मैं एक एक्स एनसीसी कैडेट भी रह चुका हूं और मेरा एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। मेरी तो सिर्फ ज्वाइनिंग बची हुई थी और उन कितने भाइयों लोग बचे हैं जो जिनकी एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के ज्वाइनिंग बची पड़ी थी, किन्हीं का एग्जाम बचा हुआ था, किन्हीं का मेडिकल बचा हुआ था। तो सरकार से गुजारिश है कि हम लोगों का जो हक है सरकार ना मारे। सब हम लोग गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, ना कि कोई नेता, ना अडानी मुकेश अंबानी के बेटे हैं। तो भाई जब तक हम लोगों का अपना हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक देशभक्ति शायरी हो जाए। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे 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 वंदे, भारत माता के, वंदे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी। आप सभी के बीच आएंगे सुभाष ठाकुर, आगरा। सुभाष ठाकुर, आगरा। मैं उधर बहुत देर से देख रहा था, सुबह से ही देख रहा हूं। बहुत से सभी लोगों ने अपने अपने जितने भी विचारधारा हैं अपने तुम्हारे सभी के सामने रखा है कि मेरे पास क्या हुआ या मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पर जितने भी भाई हैं, जिनके पिताजी हैं, माताजी हैं, जितने भी हैं, सभी को पता है कि मेरे बच्चे ने या मेरे लाल ने या हमने क्या किया है और सरकार को भी पता है। तो सभी से सबसे पहले मेरा निवेदन यही है कि हाथ उठाएं, सबसे पहले ऊपर सबरे सभी लोग हाथ उठाएं और सर पे रखें अपने पे और खाए कसम अपनी जननी मां की कि जब तक हमको फैसला नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा, हम घर को नहीं जाएंगे। बात खत्म, कुछ नहीं होगा आगे। हमें हमारा हक चाहिए तो चाहिए। यही जुनून जब तक होना चाहिए जब तक हम यहां पर हैं। अगर इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। हमें यही जुनून चाहिए। और जो बच्चा अगर शाम को या अभी या कल निकलना चाहता है तो वो निकल जाए। हमें ऐसे बच्चों का बिल्कुल नहीं चाहिए साहब। इन्हीं की वजह से आज हम यहां पर हैं। अगर ऐसे लोग हमारे बीच में उपस्थित होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सभी का मत एक होगा तो हम वो कर दिखाएंगे जो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम लोग, हमने खाया क्या नहीं खाया हमें कोई चिंता नहीं है। सुबह से भूखा हूं, कोई टेंशन नहीं है। मर जाऊंगा लेकिन कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि देश में नाम होगा सुभाष पीपा राजपूत का। कुछ नहीं होगा, बात खत्म तो खत्म। बस एक ही काम करो, जो इस काम के लिए आए हो आप यहां पर वो काम करके जाओ भाई, अन्यथा आपका यहां पर आना बेकार। पैसे नहीं है, पैसे की व्यवस्था होगी। खाना नहीं है, खाने की व्यवस्था होगी। सोना नहीं है, सोने की व्यवस्था होगी। हम सभी लोग करेंगे इकट्ठा। कोई भी हमें मालूम है टाटा अंबानी के घर से नहीं है। हम लोग देंगे, हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, सभी लोग हैं। 10-10, 5-5, 100-100, 200 रुपए देंगे। सभी लोग करेंगे, हम चंदा करेंगे। यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या बैठी है, कसम है उसे अपनी जननी मां की नहीं, उसकी कोख से जन्म नहीं लिया। ये ध्यान रखना मेरी बात को। यहां से हिलने का नहीं। बोलो हाँ या ना। ये आवाज कल भी मुझे चाहिए। अगर नहीं निकली
तो ये ध्यान रखना, अपने वादे से मुकरना ये बहुत कायरता का काम है। अगर आपने युद्ध छेड़ा है तो उस युद्ध को खत्म कर कर जाओ। एक आपको बात बताता हूं, सभी लोग सुना हो भैया, सभी लोग सुनो मेरी बात को। सुना है आपने कि अकबर का नाम तो सभी ने सुना होगा। अक्सर वो युद्ध क्यों जीतता था आपको पता है? अक्सर वो युद्ध इसलिए जीतता था कि अकबर जिस इलाके में या किसी देश में उसको आक्रमण करना दिखना है कि मुझे वो चीज चाहिए या मुझे उधर शासन करना है, मुझे ये जगह चाहिए, तो क्या था, पहले पूर्व टाइम पहले एक ही रास्ता होता था, वो उस रास्ते से अंदर प्रवेश करने के बाद में उस रास्ते को खत्म कर देता था। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक रह जाता था, डू एंड डाई, करो या मरो। अगर उनको मारते हो तो तुम विजय पाओगे, अगर तुम मर गए तो बात खत्म। इसलिए आप घर से निकले हो तो यहां पर कुछ भाई ऐसा करके जाओ कि आपके माता पिता को, आपके भाइयों को, हमारी जो पार्टी सपोर्ट कर रही है उनको भी कुछ गर्व सा महसूस हो कि हाँ भाई बंदे में दम है। अन्यथा भाई बेकार है आपका जीना, आपका बिल्कुल बेकार है। मेरी समस्या आपका जीना तो बिल्कुल बेकार है। मैं अपने घर से निकला हूं भाई, हालांकि टाइम मेरे भी पास नहीं है और ना ही मैं इतने अमीर घर से हूं, मैं भी ऐसे ही निकला हूं। तो यहाँ पर आए हो तो सिर्फ उसका आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो, यहाँ पर सम्मानित बैठे उनका आदर करो। ये हमारे पीछे कुछ आशाएं लेकर आए हैं, हम इनके पीछे कुछ आशाएं लेके आए हैं। एक दूसरे से सभी कांटेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस बात को मेरी को याद रखना, आपने अपने सर पर हाथ रखा है और अपनी माँ की कसम खाई है, यहां से कोई जाएगा नहीं, ठीक है। इसी के साथ में एक शायरी सी, नौकरी फौज की होगी वो समय सदी का होगा, चिता बारूद से जलेगी कपट त्रेके का होगा। राम राम सभी भाइयों को जय। एक बार जो भी बच्चे उधर खड़े हैं या कोई बाइट दे रहे हैं उनको मैं कह रहा हूं 2 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। अब अपने बीच युवाओं की सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले, सेना से जुड़ी हमारी भर्ती की मांग को सबसे ज्यादा नेशनल न्यूज तक पहुंचाने वाले हमारी आवाज कर्नल रोहित जी चौधरी साहब बच्चों को संबोधित करेंगे। तो एक बार जो भी बच्चे उधर बैठे हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि आप बैठ जाएं। जो भी बाइट दे रहे हैं वो थोड़ा बाद में दे दें, 2 बजे बाद आपको बाइट देनी है। भारत माता की, भारत माता की। एक बार सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जय हिंद साथियों, इस आवाज से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। यह आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक जो यहां पे आए हुए हैं, और बच्चों से ज्यादा कहना तो उचित यह रहेगा, मेरे भावी सिपाहियों, देश के सैनिकों, सम्मानित मंच, हमारे बीच में कुछ आपके साथी हैं, रेखा दहिया जी हैं, सुरेंद्र पहलवान जी हैं, आपके गुरुजी रामदेव जी हैं, रघुवीर जी हैं, मलकियत जी हैं, धर्मवीर जी हैं, और बहुत सारे तमाम हमारे वो लोग हैं। इस मंच को आप ये समझिए कि इस मंच ने यहां पर जो आसीन हैं या जिन लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर किया और 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई इसी जंतर मंतर पर जीत कर कुछ हद तक जीत ली है। लेकिन कुछ विसंगतियां जरूर पैदा हुई हैं, उनको हम पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहीं बराबर में एक जगह है
जहां पर हमारा पंडाल लगा रहता था, और ये लोग, कुछ लोग, रघुवीर साहब, कपूर सिंह, मलकियत, ये वो लोग हैं। आज कितने दिन हो गए? 3100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। वहां रोज दिया जलता है 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई का। तो आज ये जो मंच आपके साथ खड़ा है, ये वो मंच है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। और एक नारा आप जो यहां पे लगा रहे थे, या तो भर्ती दो या अर्थी दो। अर्थी, ये गलत नारा है। लड़ाइयां जिंदा कौमें ही जीतती हैं। जब हम जिंदा रहेंगे तभी हम लड़ाई लड़ेंगे, और जिंदा कौमें ही जीतती हैं। और जिंदा कौम की तरह आप लड़ेंगे और जिंदा कौमों की तरह हम जीतेंगे। ये आपको यहां से अपने आप में विश्वास पैदा करना है, और ये विश्वास लेकर हमने आगे लड़ाई को लड़ना है। साथियों, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। क्या वो विश्वास है? क्या वो विश्वास है? अगर वो विश्वास है तो वो लड़ाई जीती जा सकती है। लड़ने में शहादतें होंगी, लेकिन हम फौजी हैं, लड़ाई लड़ते हैं देश के लिए, और देश के लिए जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और शहादतें देने के लिए तैयार रहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फौजी परिवारों से भी आते होंगे, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फौजी परिवारों से नहीं भी आ रहे हैं। उनकी देश की सेवा करने के लिए एक उनके अंदर जज्बा है, सपना है देश की सरहदों पे देश की सेवा करने का, देश को महफूज रखने का। हमारे गांव, ग्रामीण इलाकों के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं, लड़के पैदा होते हैं, तो यही कहा जाता है कि भाई क्या बनोगे? कि भाई फौजी बनूंगा। कहते हैं बचपन से एक सपना होता है कि फौजी बनूंगा, और आज की सरकार ने इस सपने को तोड़ने का काम किया है। आपके देश की सेवा करने के सपने को तोड़ने का काम किया है, और आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में आना है, उसके रास्ते को काटने का काम किया है। मैं भी चौथी पीढ़ी का फौजी हूं। मेरी 3 पीढ़ियां देश की सेवा कर चुकी हैं। मेरे सगे चाचा कैप्टन जितेंद्र सिंह अरुणाचल में 1962 में बॉम्बडिला की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, वीर चक्र हैं। और 1971 की लड़ाई में जब हमने अपने परिवार की गिनती कुछ दिन पहले गोल्डन जुबली मनाई कि 1971 की लड़ाई जो बांग्लादेश की लड़ाई के नाम से ज्यादा जानी जाती है, तो उस लड़ाई के अंदर जब हमने देखा कि हमारे परिवार की क्या हिस्सेदारी है, तो पता चला कि 11 लोग हमारे परिवार से 1971 की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनमें से 2 शहीद हुए। तो साथियों, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। देश में हमें लड़ने की ही ट्रेनिंग मिली है, और सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि अब आपका पाला देश के सैनिकों से और देश के भावी सैनिकों से पड़ा है, तो आपको झुकना पड़ेगा
आपको इनके सामने, इनकी ताकत के सामने, इन युवाओं के सामने झुकना पड़ेगा। ये मैं यहां से वायदा करना चाहता हूं। साथियों, आपकी जो लड़ाई है आसान नहीं है, लंबी लड़ाई है। और आज जो देश के सत्ता के ऊपर काबिज हैं वो मगरूर हो चुके हैं। युवाओं की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। युवा जब जब इकट्ठे हुए हैं, युवा जब जब संगठित हुए हैं, उन्होंने सत्ताओं को पलटने का, राजपाट को पलटने का काम किया है। और ऐसा ही पलटने का काम आप भी एक जज्बे के साथ लेकर चले हो। और मुझे यकीन है कि आप या तो अपनी बात मनवाओगे या सत्ता का परिवर्तन करोगे, ये मुझे यकीन है। आप में से कुछ युवा चंपारण से सत्याग्रह की धरती है, चंपारण से चले, पैदल चले और यहां तक दिल्ली तक पहुंचे। हमें मालूम था कि ये समस्या है। अग्निवीर एक बहुत बड़ी देश के लिए गंभीर समस्या है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। देश की सुरक्षा के अंदर एक ऐसी नई स्कीम ला दी गई है जिसके तहत देश के सैनिकों के अंदर ही भेदभाव कर दिया गया है। उसके साथ साथ हमें मालूम था कि भर्तियां कैंसिल हुई हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनको अपनी भर्तियां नहीं मिली है। लेकिन इसका इतना महास्वरूप है, ये इसकी जानकारी हमें तब मिली जब चंपारण से अभिराज जैसे बच्चे निकले और यहां तक पहुंचे। 1100 किलोमीटर की यात्रा करना आसान नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ने की यात्रा, देश में प्यार फैलाने की यात्रा और नफरत के जो फैलाने वाले थे उनके खिलाफ ये यात्रा की, देश को जोड़ने का काम कर रहे थे। तो आसान नहीं है 4000 किलोमीटर पैदल चलना। तो मैं समझ सकता हूं कि ये अभिराज के साथ जो उसके साथी चले थे, 1100 किलोमीटर की यात्रा करी थी, तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में मैं भी 700 किलोमीटर चला हूं, हरियाणा से लेके और श्रीनगर तक। तो ये जज्बा चाहिए, एक रिजॉल्व चाहिए, एक विश्वास चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए कि मेरे को ये काम पूरा करना है। तो जैसे ही हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि चंपारण से चलकर बच्चे यहां पर आए हैं, तो हमने इनसे बातचीत करी, संज्ञान किया, संवाद स्थापित किया। तो पता चला कि तकरीबन 50 लाख से ज्यादा बच्चे इन भर्तियों में, 97 भर्तियां फौज की, आर्मी की और कुछ भर्तियां एयरफोर्स की थी, जिसके तहत बच्चों को सिलेक्ट किया गया। और ये 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने भर्तियां देखी और 1.5 लाख के करीब युवा सिलेक्ट हुए अलग अलग भर्तियों में, और इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और कुछ के भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। तो इन चीजों का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने अपनी बात अपने पार्टी फोरम में उठाई। तो पता चला, राहुल गांधी जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों से मिलना चाहता हूं। ये युवाओं के बेरोजगारी की समस्या है, युवाओं के देश प्रेम की और देश की सेवा करने के सपने को तोड़ने की समस्या है। तो वो मिले, कुछ लोग मिले, 30-40 बच्चे मिले, उन्होंने बात समझी
और फैसला किया कि हम इन बच्चों को वायदा किया, राहुल गांधी जी ने वायदा किया है, मैं यहां से इस मंच से कह सकता हूं, उन्होंने कहा है कि मैं संसद से लेकर सड़क तक इन बच्चों के साथ हूं, इनका संघर्ष हम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात कही साथ में कि आप को संगठित होना पड़ेगा। जब आप संगठित हो जाएंगे तो कितनी भी बड़ी सत्ता हो, कितने भी बड़े मगरूर शासक हो, उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ने के कुछ असूल बड़े जरूरी हैं। पहला असूल यह है कि हमें शांतिपूर्वक अपने संघर्ष को लड़ना पड़ेगा और जीतना है। शांतिपूर्वक जो संघर्ष किए जाते हैं, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया और जिस तरह से वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, तो ऐसे आंदोलन को ताकत सिर्फ अहिंसा से मिली। और जब हम अहिंसा का साथ लेकर अपने संघर्ष को करेंगे तो हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आपके बीच में आपको भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, वायलेंट बनाने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। उन लोगों को दरकिनार करना है, दूर रखना है। साथियों, मानते हो इस बात को? और यह भी मान के चलना पड़ेगा कि जो भी हमें हक की लड़ाई लड़नी है, वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि आज जो भी सरकार आज सत्ता में है, उसी सरकार से हम मांग रखते हैं, उसी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इन बच्चों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें और इनको ज्वाइनिंग दे। और डिमांड पूरा करने का अधिकार और जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार की होती है। तो इसलिए लड़ाई हमें सरकार के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, सरकार से अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये दिमाग में बनाना पड़ेगा कि हक तो हमें सरकार से ही चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ही ये जिम्मेदारी है, सरकार के पास ही पावर है, सरकार के पास ही कलम की ताकत है जो आपको ज्वाइनिंग दे सकती है। और इस लड़ाई में जो भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, पारिवारिक या कोई इंडिविजुअल इसमें हमारा साथ देता है, तो हमें उसका साथ चाहिए। हम परहेज नहीं करेंगे किसी का भी साथ लेने के लिए। हमें अगर कांग्रेस पार्टी साथ देती है तो हमें उसका साथ चाहिए, अगर कोई और राजनीतिक पार्टी साथ देती है हमें उसका साथ चाहिए, अगर सत्तारूढ़ पार्टी हमारा साथ देती है हमें उसका साथ चाहिए। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के साथी अगर बीच में आते हैं तो उनको कहेंगे कि पहले हमें विश्वास लेकर आओ अपने सरकार के आकाओं से कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, तभी आप हमारे साथ शामिल होंगे। तो साथियों, ये असूल तय करने पड़ेंगे। इसके साथ एक और बहुत बड़ा असूल है जो फौज में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी फौजी नहीं बने हो, इसलिए पूरी तरह से आपको नहीं मालूम। फौज में 3 चीज के लिए लड़ाई लड़ी जाती है: नाम, नमक और निशान। नाम आपका, नाम आपके परिवार का,
नाम आपकी पलटन का, नाम आपके गांव का, ये हमारा नाम हमारे साथ रहेगा। नमक, हम इस देश, हिंदुस्तान, भारत देश, इंडिया, इसके बाशिंदे हैं, इसके नागरिक हैं, तो ये देश और इस देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो ये नमक हमने इस देश का खाया है, आज हम इस देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सुरक्षा के लिए तैयार। और निशान, कोई भी लड़ाई किसी भी झंडे के नीचे रहकर ही लड़ाई लड़ सकती है। हमें एकत्रित होकर, संगठित होकर एक निशान तय करके उसके तहत हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जहां 10 सेनापति हो जाते हैं, वहां पर सेना का हारना निश्चित है। सेना का सेनापति और यूनिटी ऑफ कमांड, आवाज एक होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। अगर ये आवाज एक है, एकता में है और संगठित है, तो आपकी लड़ाई जीतने का रास्ता निश्चित है और जीत हासिल होगी। तो इसलिए निशान भी बहुत जरूरी है। हमें एक साथ, एक मंच के साथ, मंच के नीचे आकर, मंच के साथ चलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूंगा कि कुछ एक चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी। हमें यहां से एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज यहां पर इकट्ठे हुए और यहीं हमारी लड़ाई खत्म हो गई। आज लड़ाई शुरुआत, आज लड़ाई का शुरुआती दिन है दोस्तों। ये लड़ाई 100 दिन से ज्यादा चलेगी, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाले हैं। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। सरकार को झुकाने के लिए 100 दिन काफी है और सरकार को झुकना पड़ेगा। युवाओं की ताकत के आगे झुकना पड़ेगा। आप क्या मांग रहे हो इस सरकार से? आप यही मांग रहे हो ना कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, हमें रोजगार दिया जाए, हमें देश में सेवा करने का सेना में मौका दिया जाए? यही मांग रहे हैं? कोई बड़ी चीज तो नहीं मांग रहे। लेकिन अगर यह सरकार आपकी मांग पूरी नहीं कर रही है, तो यहां पे मुझे महाभारत का युद्ध है ये साथियों, महाभारत का युद्ध है। ये न्याय का युद्ध है, न्याय मांगने का युद्ध है। आपको न्याय चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको अपने ज्वाइनिंग चाहिए, आपको अपनी भर्ती चाहिए, आपको अपनी वर्दी चाहिए। लेकिन अगर ये सरकार नहीं दे पा रही है, तो मुझे महाभारत के युद्ध में रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, जिसमें उन्होंने एक संज्ञान पेश किया था। जब युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण जी दूत बनकर दुर्योधन के कौरवों के दरबार में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि और कुछ नहीं तो सिर्फ 5 गांव ही दे दो। हम आज मोदी साहब के दरबार में अर्जी लगाते हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ भर्ती दे दो, फौज में उनको ज्वाइन करा दो। हम यही मांगते हैं।
लेकिन जब शासक और सत्ताधारी और सत्ता पे काबिज लोग मगरूर हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, तो वो जनता के बारे में और बच्चों के बारे में और युवाओं के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो जब कृष्ण जी को उन्होंने बांधने की ऐसी मगरूर स्थिति जो महाभारत के युद्ध में थी, ऐसी ही मगरूर स्थिति आज देश की परिस्थितियों में है। देश की सत्ता ने आपको ज्वाइनिंग लेटर से महरूम रखा है। तो कृष्ण जी की बात, उस संज्ञान की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि दुर्योधन ने उनकी बात नहीं सुनी। दुर्योधन तो अहंकारी होकर उनको बांधने चला था। तो उस संज्ञान में जो कवि ने कहा है वो ये कहता है, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यही बात आज की मगरूर सत्ता के लिए और सत्ता पे काबिज होने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल सही बात ठहराई जा सकती है। क्योंकि अगर उनमें विवेक होता तो आपकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाता, आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाती, लेकिन नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम लड़ाके हैं या लड़ाकों के घर से आते हैं, या फिर हम लड़ाका बनना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, दो दो हाथ करेंगे आपसे। और मैं आप लोगों से, आप फौज में ही तो भर्ती होना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि देश के जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों को शायद अगर भेज दें तो पता चलेगा कि ये क्या जज्बा है। क्या वो अपने बच्चे को अग्निवीर बनाकर 4 साल के लिए भर्ती करने के लिए भेज सकते हैं? वो देश में नियमित सैनिक के तौर पे भी नहीं भेजना चाहते। ये वही जा सकते हैं जो सुबह शाम रात दिन मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तैयारी करते हैं। सुबह 4 बजे से उठकर उनका दिन शुरू होता है और सिर्फ एक सपने के साथ रात को सोते हैं कि देश की सेना में भर्ती होंगे। तो ये जज्बा सिर्फ आप में और आप में है, ये उन राजनीतिज्ञों में या उन ओहदेदारों के बच्चों में नहीं है। तो इसलिए वो देश में सेना के अंदर भी भर्ती नहीं हो सकते। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, शान हो तुम वतन की, सजना तुम्हें हमारा, सजदा तुम्हें हमारा। खून देकर तुमने तिरंगों की बुलंदियों को है सवारा। ये हमारे सैनिक काम करते हैं। साथियों, ये सब बातें हो गई। अब एक और आखिरी बात जिससे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को मसौदा देने से पहले कि क्या हमें आगे करना पड़ेगा। साथियों, एक और कविता आप लोगों के, कविता के माध्यम से इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि वो दिल में चोट करती हैं, दिल में सीधी लगती हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि दुष्यंत बहुत वीर रस के बहुत बड़े कवि हुए।
आप जैसी समस्याओं का जब पहाड़ खड़ा हो जाता है तो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रांति के लिए, देश में क्रांति के लिए, युवाओं में क्रांति के लिए कविताएं लिखी और आज वो कविता सार्थक है आपके बीच में। ध्यान से सुनिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। साथियों, ये आग जलनी चाहिए और अगर ये आग अपने दिल में अगले 100 दिन तक जलाकर रखी तो ये मोदी सरकार कोई ऐसी बड़ी मगरूर सरकार नहीं है। उनको आपके पास आपका हक लेकर यहीं पर आना पड़ेगा, ये मैं यकीन से कह सकता हूं। हम यहां पर लड़ाई लड़ते थे जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन की, तो हम ये कहते थे, रघुवीर साहब कहां हो, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। तो ये सरकार को हमें बताना है कि हमारा हक, ये हमारा हक है, इसको यहां पे रखो, हमें इस हक के लिए लड़ना है। तो साथियों, अब बात है कि आगे कैसे चले। समस्या है, बड़ी समस्या है। हमने आपके साथ जो कुछ युवा आए उनके साथ फैसला किया, राहुल गांधी जी से मिले। यहां एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि किसी के दिमाग में कोई गलत धारणा ना पैदा हो। 2014 से पहले हम लोग 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार मांग रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय पर बहुत सारे 2006 में, 9 में, 11 में, 12 में, 13 में एक पुराने पेंशनधारी जितने थे फौज के, उनका सबका पेंशन बराबर करने की एक लड़ाई चल रही थी। उसको यूपीए सरकार में बराबर किया गया, कोशिश की गई गैप को कम करने की। और उसके बाद ऐसे ही कुछ सैनिक राहुल गांधी जी से मिले तो उन्होंने सरकार में बात उठाई। तो 26 फरवरी 2014 को एक आदेश जारी किया गया, तब यूपीए की सरकार थी। आदेश जारी किया गया कि 1 रैंक 1 पेंशन की ये डेफिनेशन रहेगी। और उसके बाद हम लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन यूपीए सरकार द्वारा मिली। लेकिन उससे पहले हमारे जो बहुत सारे साथी जो बहुत आंदोलित थे, पीड़ित थे, उन लोगों ने मोदी सरकार का साथ देने का काम किया। तो 2014 में यही लोग थे, यही मंच था जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ी, यूपीए सरकार के खिलाफ भी लड़ी। और उसके बाद जब हमें रेवाड़ी में रैली में कहा गया कि 100 दिन के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन दी जाएगी, तो 5 बार मोदी साहब ने घूम घूम कर मंच पर कहा था कि मैं सैनिकों को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, और कहा कि 100 दिन में करेंगे, लेकिन नहीं किया। तो हमने उनके खिलाफ जंतर मंतर से मोर्चा शुरू किया। ये मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले हमने मोदी साहब का, बीजेपी का, सरकार का बहुत सारे फौजियों ने साथ दिया। इसलिए साथ दिया क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी थे।
वो मुख्य विपक्षी दल थे उस समय, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने वायदा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। हमें कहा गया कि हर बात जो चुनावी माहौल में कही जाए वो पूरी करने के लिए नहीं होती, तो हमने उसके खिलाफ फिर लड़ाई लड़ी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी लड़ाई होगी तो लड़ाई सरकार के खिलाफ होगी, चाहे वो 2014 में थी, चाहे वो 2015 से लेके और आज तक लड़ाई लड़ी जा रही है, या अब आपके इस ज्वाइनिंग की लड़ाई या अग्निवीर की अग्निपथ को खत्म करने की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, वो भी सरकार के साथ लड़ी जाएगी। तो इसलिए किसी के भी दिमाग में यह शक नहीं होना चाहिए कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हमें शांतिपूर्वक रहना है, संगठित रहना है, डिसिप्लिन रहना है और कोई भी गलत तत्व को बीच में नहीं आने देना है। और एक झंडे के तहत, एक मंच के तहत हमें लड़ाई लड़नी है और साथ साथ नाम, नमक और निशान, 3 चीज का ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखते हुए हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम मुख्य विपक्षी दल के लोग हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कोई भी लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती जब तक जो उसके लाभार्थी हैं, जिनको उससे असर पड़ता है, डायरेक्ट असर पड़ता है, इनडायरेक्ट असर पड़ता है, बच्चे हैं, परिवार है, जब तक वो साथ नहीं खड़े होंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो इसलिए आप लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हाउ इज द जोश? तो तय हो गया कि आज से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में परिवार भी साथ होगा, आप लोग साथ होंगे, हम लोग साथ रहेंगे। और कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी, मसौदा तैयार करना किसी भी लड़ाई का जरूरी है। मुझे नहीं मालूम था कि आज इतने सारे लोग आएंगे। आपके जो संयोजक हैं उनको भी यकीन नहीं था कि इतने सारे बच्चे आएंगे। कल हम इस जगह को देख रहे थे तो कुछ बच्चे आए, पता कर रहे थे, कहते कि साहब हम तो YouTube से देखकर या इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए मिली तो हम आ गए यहां पर। तो जब ऐसा जज्बा है, अपने आप लाए जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं संघर्ष के लिए, तो वो संघर्ष सफल होना जरूरी है और सफल होगा। रैलियों में किसी ने कहा था कि रैलियों में भीड़ ज्यादा आती है या भर्ती रैलियों में। राजनीतिक रैलियों में हो सकता है कि भीड़ लाई जाती होगी, लेकिन सेना की भर्ती के अंदर जो भीड़ आती है वो अपने दिल से, अपने मन से, देश की सेवा के जज्बे से आती है। जय। तो ये अपने आप आए हुए युवा हैं। जब अपने आप युवा आते हैं, आप अपने मन से जब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई भी लड़ाई किसी भी लड़ाई में हमें हार का सामना नहीं देखना पड़ेगा, ये मुझे यकीन है। तो इसलिए साथियों, अब हमने अपनी तरफ से जो कार्रवाई की, हमें पता चला कुछ लोग यहां दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी जी को पता चला कि राहुल गांधी जी
ये बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो हमने इनको सबको बुलाया, उनसे समझा, सड़क से संसद तक जाने का वायदा किया। तो सड़क से पहले एक और प्रक्रिया है, हमने देश में इस मुद्दे को प्रेस वार्ताओं के जरिए उठाने का काम किया। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके अंदर सहयोग दिया, देखा, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने इसके खिलाफ बात की हो। यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है या नहीं? 20 लाख लोगों ने देखा, एक भी ट्रोल करने वाला नहीं था, तो इसका मतलब देश आपके साथ है। अब इस जज्बे को हमें और आगे तक ले जाना है। उससे अगला स्टेप था यहां पर सड़क पर आकर एक बार प्रदर्शन करना, अपनी ताकत को पहचानना। आज वो ताकत आपने पहचान ली है, पहचान ली है। बहुत ताकतवर हो आप, और अब इस ताकत को एक डायरेक्शन, दिशा और दशा देने की जरूरत है। तंगियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन चलेंगे साथ। हम आपको जिस तरह से, मैं बार बार गलत मत समझना, मैं पहले फौजी हूं, बाकी कुछ और हूं। पहली चीज, राजनीति और राजनीतिक दल बिल्कुल अलग हैं। मैं पहले फौजी हूं, मेरा दिल देश की फौज के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश की सेनाओं के लिए धड़कता है मेरा दिल। तो इसलिए कई लोग बीच में आएंगे, लगातार आएंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई किसी और पार्टी में बांटने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने बंटना नहीं है। बंटवारे की राजनीति और रणनीति के खिलाफ चलते हुए हमें देश में एक दिशा और दशा स्थापित करते हुए आगे चलना है, ताकि आपका जो गतिरोध है ज्वाइनिंग का, वो पूरा हो सके, खत्म हो सके और आपको ज्वाइनिंग मिल सके। तो इसके अंदर लड़ाई में हम लोग आगे चलेंगे। तय ये किया है, दो तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, दो फ्रंट पर। पहली तो संख्या के बल के ऊपर, सड़क पे, आंदोलन में, प्रेस वार्ताओं के जरिए देश में पूरा एक माहौल तैयार करने की जरूरत है। एक रास्ता वो है, और दूसरा रास्ता लीगल रास्ता है। जैसा कि रामदेव साहब ने कहा था कि आपकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, उसके लिए हम बड़े से बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े करेंगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। कानूनी लड़ाई है, वो भी लड़ेंगे। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से यहां पर एक रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखवाया, ताकि जितने युवा आए, जितने भी भर्ती के अफेक्टेड बच्चे हैं, वो आके अपने जो डिटेल्स हैं उनको दर्ज करें। तो वो डिटेल्स हमें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो उसके अंदर वो ज़रूरत पड़ेगी कि कितने लोग इसमें शामिल हुए। तो कानूनी प्रक्रिया के जरिए एक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके बाद, क्योंकि हमारे पास समय कम है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को मणिपुर से शुरुआत हो रही है उसकी। वो मणिपुर से होकर नागालैंड, अरुणाचल, असम, बिहार
सिलीगुड़ी से बिहार अरनिया, वहां से होती हुई झारखंड में जाएगी, झारखंड से फिर उड़ीसा में, उड़ीसा से लेकर ये वापस बिहार में आएगी, सासाराम में आएगी, और सासाराम से फिर ये बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, वहां से होकर ये फिर आगरा की तरफ वापस दक्षिण की तरफ चल पड़ेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और मुंबई तक जाएगी। 6700 किलोमीटर लंबी ये यात्रा तकरीबन 70 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी। इस यात्रा के अंदर हमने ये फैसला किया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये फैसला किया है, इस न्याय यात्रा के अंदर आपके लिए भी न्याय मांगा जाएगा। जो अहम मुद्दे इस यात्रा के जरिए जो चलेंगे वो कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है। आपका मुद्दा राजनीतिक नहीं है, आपका मुद्दा सामाजिक है, रोजगार का मुद्दा है, आपकी जीविका का मुद्दा है, आपके अधिकार का मुद्दा है। देश में एवरेज आयु हमारे देश की 32 साल है। 32 साल के जवान देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही जरूरत है, रोजगार, रोजगार और सिर्फ रोजगार। तो इसलिए ये सामाजिक मुद्दा है, ये न्याय का मुद्दा है, आपके अधिकार का मुद्दा है। तो इसको राजनीति के तौर पे ना देखा जाए। ऐसे ही सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं। आपने कुछ समय पहले देखा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद में 150 के करीब सांसदों को निलंबित कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसी जगह पर उनका भी धरना हुआ था। जहां आप बैठे हो, यहां पर 150 सांसद बैठे थे। आपको फख्र होना चाहिए, आपने उनके साथ ही स्टेज साझा किया, आपने उन्हीं के साथ ही यहां पे ये जमीन साझा की। वो भी न्याय मांग रहे हैं। वो देश के 150 सांसदों का अपमान नहीं था, देश की संसद का, देश के संविधान का अपमान था। संविधान के लिए न्याय मांगने के लिए ये यात्रा की जा रही है। ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है, ये रोजगार का, महंगाई का, सबका मुद्दा है। अरे सर जय हिंद। अरे सॉरी सर, आए सर प्लीज। अरे तो ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। साथियों, आज आपको जानकर बहुत खुशी होगी, हमारे बीच हमारे बीच सर आए, मुझे क्षमा कीजिए सर, खेद है कि हमारे बीच हमारे कामगार एंड कर्मचारी, अनऑर्गेनाइज्ड कर्मचारी कांग्रेस के प्रधान उदित राज जी, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी आपके साथ मंच साझा करने के लिए आए हैं। उनका स्वागत करें। उनके साथी आए हैं, उनका भी स्वागत करें। आपकी आवाज सिर्फ आपकी आवाज नहीं रही है, अब ये देश की आवाज बन गई है। आपके साथ हमारे देश के एक जुझारू सैनिक रहे हुए कैप्टन प्रवीण डावर जी, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। आपको अपना कारवां 1.5 लाख से ज्यादा करना है। जिस दिन आपने 1.5 लाख से ज्यादा कर दिया तो आपकी जीत निश्चित है। तो साथियों, हमारे बीच हमारे सीनियर नेता भी आए हैं। तो मैं आप लोगों को जो कह रहा था
कि लड़ाई लड़ने के लिए हमें असूल तय करने, असूल हमने तय कर लिए। लीगल बैटल लड़ेंगे, जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। हम आपको शाम को आपका यहाँ पर रहने का प्रबंध कर रहे हैं। कल की हमारे पास यहाँ पे परमिशन नहीं है। यहाँ की बजाय हम दूसरा एक ऑल्टरनेटिव जगह, दूसरी जगह के ऊपर हम अपना धरना या अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। 14 तारीख को क्योंकि हमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जाना है, तो उसके मसौदे के लिए हमें कुछ और चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ हमने जो तय किया है वो ये है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में एक पैरेलल संज्ञान चलेगा और उसकी रूपरेखा हम आपको साथ साथ आगे भी देते चले जाएंगे कि ये यात्रा जैसे ही बिहार के अंदर एंटर होगी तो वहाँ पर चंपारण नज़दीक है, तो वहीं से हम दोबारा से इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ साथ हम लोग भी चलेंगे। न्याय लेना है तो लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, ये थोड़ी और रूपरेखा को मैं बारीकियों से आपको बाद में बताऊंगा। कल जब हम मिलेंगे तो पूरी तरह से हम इसकी जो पेचीदगियां हैं तब तक हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर जितने उपस्थित बच्चे आए हैं, जितने परिवार आए हैं, अभिभावक आए हैं, मंच पर जितने लोग आए हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों, ये लड़ाई का आगाज है, शुरुआत है। लड़ोगे मिलकर? हाथ खड़े कर कर बताओ, लड़ोगे? जीतोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ देश हित के नारे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। और ये मेरे युवाओं के लिए एक जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। धन्यवाद।